Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 21, first year, chapter number 8, which is about the waves. Waves आपके पास है the mechanism which can transfer energy or momentum, but not mass or matter. ठीक है, मास या मैटर को ये ट्रांसफर नहीं कर सकता. उस मैकेनिज्म का बेसिकली नाम है वेव्स. वेव्स उस मैकेनिज्म का नाम है जिसकी वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है. मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है. उस मैकेनिज्म का नाम वेव्स है. वेव्स मास या मैटर को ट्रांसफर नहीं कर सकता. वेव्स के आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स है. ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो नीड मीडियम. फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट, यहां पर आपके पास साउंड वेव्स. ठीक है, साउंड वेव्स आपके पास रिपल और वाटर वेव्स एटसेट्रा. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास है नो नीड मीडियम. किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं होता. लाइट, इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं और इसके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं होता. मैटर वेव्स थर्ड, या इसको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं. मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स भी इसको कहा जाता है. वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल. देखिए, जब डी ब्रॉगली ने ये देखा कि लाइट जिसका नेचर वेव नेचर है, जिसका नेचर वेव नेचर है, ठीक है, अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है तो फिर हर एक पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होगा. अगर एक पार्टिकल मोशन करे, वी आर पार्टिकल्स, मास जिस चीज का भी हो वो पार्टिकल कहलाता है. अगर वो मोशन करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगा, उसके साथ वेव एसोसिएट होगा और उसी एसोसिएटेड वेव को बेसिकली हम कहते हैं मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स. ठीक है, वेव्स आपके पास उसके दो टाइप्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव्स आपके पास जो है, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी. और प्रोग्रेसिव दो किस्म के, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल आपके पास जो है जिसमें पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑसिलेट होते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं और ये दोनों एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं. स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी. ठीक है, इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी, तो उन वेव्स को हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं. ठीक है, देखिए कुछ चीजें हैं मैं सिर्फ बोल लेता हूं, आसान है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है. वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल्स नोन एज वेवलेंथ ऑफ अ वेव. टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें से एक कंप्लीट वेव किसी पॉइंट से गुजर जाए, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं. फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम पासिंग फ्रॉम सम पॉइंट. किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कहते हैं. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक वेव क्या होता है? किसी भी पॉइंट से अगर इक्वल टाइम में वेव्स पास हो रहा है तो फिर वेव आपके पास जो है वो पीरियोडिक वेव्स कहलाते हैं, वो पीरियोडिक वेव्स कहलाते हैं. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी पॉइंट से गुजरते हैं तो फिर वेव्स को हम कहते हैं पीरियोडिक वेव्स. ठीक है, और अगर वेव्स डिफरेंट टाइम में गुजरते हैं तो फिर वेव्स आपके पास पीरियोडिक नहीं होंगे. सिंपल हार्मोनिक वेव इज पीरियोडिक वेव. याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेव फॉर्म होता है वो सिंपल हार्मोनिक वेव होता है. ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक वेव आपके पास जो होता है वो पीरियोडिक वेव होता है. ठीक है, ये बात याद रखें. अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव. बाकी अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि वेव्स एनर्जी को किस तरह ट्रांसफर करता है, तो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है. पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी, फिर दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है और इस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है. इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव का मुख्तलिफ डिफिनीशन हम कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, दिस इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ वेव. एक वेव
कितना एनर्जी एक एरिया से कितने टाइम में पास करता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं। अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम को देखें, अगर आप लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप लोग देखें, तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। एक वेव कितना पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम यूनिट एरिया, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं। और याद रखिए, वेव इंटेंसिटी आपके पास जो है, दिस इज स्प्रेडेड 3 डायमेंशनली। वेव इंटेंसिटी आपके पास जो है, दिस इज स्प्रेडेड 3 डायमेंशनली। तो मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इंटेंसिटी ऑफ वेव आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और याद रखिए, सबसे सिंपलेस्ट 3D ऑब्जेक्ट आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू 4πr²। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब ये मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं, P डिवाइड बाय 4πr²। ये r किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेव सोर्स। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेव सोर्स, इसको हम r कहते हैं। तो यहां से हम क्लियर कट देख सकते हैं कि इंटेंसिटी आपके पास है वो r²। r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वेव सोर्स। ठीक है, तो आपके पास I जो है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। ठीक है, और यहां से अगर मैं देखो I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू r2² डिवाइड बाय r1²। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ I2 डिवाइड बाय I1। देखिए, आपके रूम में जो ट्यूब लाइट है या एनर्जी सेवर है, तो वो आपको जो लाइट दे रहा है वो आपके रूम में 3 डायमेंशनली इक्वली स्प्रेड होता है। तो मैं अगर लूं एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये आपके पास लाइट सोर्स है, दिस इज लाइट सोर्स। ये आपके पास R1 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आपके पास I1 है, और R2 डिस्टेंस पे आपके पास इंटेंसिटी I2 है। अगर मैं लिख लूं इफ R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, तो फिर I2 आपके पास क्या होगा? वो I1 का 4 टाइम कम होगा। अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को आप डबल करें तो इंटेंसिटी आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बल्कि मैं इसी के साथ ही लिख लेता हूं, इसी के साथ ही मैं लिख लेता हूं, फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और टाइम आपके पास 1 सेकंड है। एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, टाइम आपके पास 1 सेकंड है। तो फिर इंटेंसिटी आपके पास एनर्जी के बराबर होगा। और ये बात याद रखें, एनर्जी आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी फिर एनर्जी के बराबर होगा। और देखिए, एनर्जी या इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of the amplitude of a wave, या I1 divided by I2 x naught 1 square divided by x naught 2 square। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डबल हो जाए, इंटेंसिटी आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा, या एनर्जी ऑफ अ वेव 4 टाइम्स आपके पास बन जाएगा। तो एनर्जी और इंटेंसिटी आपके पास जो है, ठीक है, दिस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड को आप डबल कर जाए तो इंटेंसिटी आपके पास है वो 4 टाइम बन जाएगा। और अगर आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को डबल कर जाए फ्रॉम द वेव सोर्स, तो इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एम्पलीट्यूड एनर्जी हो या इंटेंसिटी है वेव का, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू x नॉट 1 स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट 2 स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड आपके पास डबल हो जाए, इंटेंसिटी या एनर्जी 4 टाइम इंक्रीजेस। और अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव 4 टाइम डिक्रीजेस। बाकी यूनिट आपके पास जॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वाट पर मीटर स्क्वायर,
ये आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट होगा, या स्टैंडर्ड यूनिट इंटेंसिटी का कैंडेला है, ठीक है, कैंडेला जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में। तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ वेव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड का जो आम डिफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यहां पर हम वेव के लिए कह रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ वेव। स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ वेव फॉर पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव के लिए इसको आप वन वेव लेंथ का मतलब होता है वन वेव, और टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्लेस कर जाएंगे। तो v इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय टी, या v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। दिस इज ओनली यूज्ड फॉर पीरियोडिक वेव्स। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक वेव्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वेव पीरियोडिक ना हो तो फिर इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर द पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। और इसमें से भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, लेट्स सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड वेवलेंथ आपके पास 4 मीटर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज and wavelength is equal to 4 meter. Then in how much time wave will travel 16 kilometer distance, ठीक है। ये वेव 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास ए ऑप्शन जो है 160 सेकंड्स, बी आपके पास जो है 16 सेकंड्स, सी आपके पास 1600 सेकंड्स, और डी आपके पास जो है दैट इज 80 सेकंड्स। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप v को मालूम करें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास 200 हर्ट्ज आपके पास, सॉरी वेलोसिटी आपके पास 200 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 200 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। d इज द डिस्टेंस, t आपके पास है, दिस इज अ टाइम, तो t डिस्टेंस डिवाइड बाय v। डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, और किलो को मैं लिख सकता हूं 1000, तो 16,000 मीटर डिवाइड बाय 200 मीटर पर सेकंड। जीरो आपके पास कैंसिल, 2 8 16, 80 सेकंड्स में आपके पास ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड करें, आप डिस्टेंस को आप वेलोसिटी पे डिवाइड करें, टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक मॉडल एमसीक्यू, बट दिस इज ओनली फॉर द पीरियोडिक वेव्स। अच्छा, अब यहां पर हम जितने भी डिस्कशन करेंगे वो हम मैकेनिकल वेव्स के लिए करेंगे। यहां पर मैं लिख लूंगा स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव आपके पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी। ये मैकेनिकल वेव्स का स्पीड है। द स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। और देखिए अगर आप बुक में आप लोगों ने देखा हो, नेसेसरी कंडीशन फॉर द वेव्स, नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैकेनिकल वेव्स और फॉर द वेव्स। मैकेनिकल वेव्स बेसिकली हम डिस्कस करते हैं यहां पर, ठीक है। तो याद रखिए दो नेसेसरी कंडीशंस है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एक मीडियम का इलास्टिक होना, दूसरा मीडियम के पार्टिकल्स का इंटरडिपेंडेंट होना, इंटरडिपेंडेंट होना। मीडियम का इलास्टिक होना, ठीक है, और पार्टिकल्स का इंटरडिपेंडेंट होना। ये दो कंडीशंस है आपके पास, नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब यहां पर हम एक एक वेव को ले रहे हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव्स, स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव इज अ मैकेनिकल वेव। लेट्स सपोज ये आपके पास स्ट्रिंग में एक वेव हमने जनरेट किया हुआ है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहे v स्पीड से। तो स्ट्रिंग वेव का आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला है
V is equal to under the root of TL divided by M. T is the tension in a string, L is the length of a string, M is the mass of a string. ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, V is equal to under the root of T M divided by L, mass per unit length. और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ T डिवाइड बाय M प्राइम, और M प्राइम आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. इसको हम मास लेंथ डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको हम मास लेंथ डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मास लेंथ डेंसिटी. ठीक है, तो ये आपके पास जो है V is directly proportional to the square root of a tension in a string. V is inversely proportional to the square root of a mass length density. तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन डबल हो जाए तो स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीजेस. अगर टेंशन आपके पास हाफ हो जाए तो स्पीड आपके पास अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. अगर मास लेंथ डेंसिटी को आप डबल कर जाए तो स्पीड आपके पास अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. और अगर मास लेंथ डेंसिटी को आप हाफ कर जाए तो स्पीड आपके पास स्ट्रिंग वेव का वो अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो V आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ मास लेंथ डेंसिटी एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ टेंशन. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला. अच्छा, यहां पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये आपके पास स्ट्रिंग वेव है, दिस इज द एरिया, ये आपके पास क्या होगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ए एरिया ऑफ द स्ट्रिंग, एल इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ये वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ये आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग के बारे में बताएगा. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, M इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बजाय मैं लिख सकता हूं AL. ठीक है, तो आप मास को यहां पर पुट करें, यहां पर पुट करें तो आपके पास V का फार्मूला बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ TL डिवाइड बाय M, और M आपके पास डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ. ये आपके पास कैंसिल. V आपके पास जो है अंडर द रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू एरिया. और याद रखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया किस चीज के बराबर है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4. तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो V का फार्मूला आपके पास आई है 1/r अंडर द रूट ऑफ टेंशन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय पाई. ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ठीक है, V आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, और अगर मैं एरिया लूं, एरिया के साथ अंडर रूट के साथ होगा, और अगर मैं रेडियस लूं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है सेम मीडियम के बने हुए हैं, एक का एरिया ज्यादा है दूसरे का एरिया कम है, दोनों में सेम टेंशन है, और मैं उसमें वेव जनरेट करूं तो स्पीड किस वेव का ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा. ठीक है, उसमें स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि उसका इनर्शिया कम होगा, उसका इनर्शिया कम होगा. तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. और देखिए मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय D अंडर द रूट ऑफ टेंशन रो पाई. ये भी आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला, क्योंकि रेडियस R आपको पता है D डिवाइड बाय 2 के बराबर है. R इज इक्वल टू D बाय 2. डायमीटर को आप हाफ करें तो V इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर. तो याद रखिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो या रेडियस कम हो, ठीक है, डेंसिटी सेम हो दो स्ट्रिंग का, टेंशन भी सेम हो, तो जिसका एरिया कम होगा उसमें स्पीड वेव का ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग वेव में इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपके पास बन गए हैं. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एरिया, इन टर्म्स ऑफ टेंशन मास लेंथ डेंसिटी वगैरह. ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ इक्वेशंस है. अच्छा,
अब यहां पर हम डिस्कस करें स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव आपको पता है कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और साउंड वेव मैकेनिकल वेव है तो उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है, ठीक है, और सुनने के लिए रिसीवर का होना जरूरी होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ साउंड वेव V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ E डिवाइड बाय डेंसिटी। E आपके पास जो है इसको मॉडुलस कहते हैं। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा, बल्कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मुख्तलिफ किस्म के, मैं यहीं पर इसको छोड़ लेता हूं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, इसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। रो डेंसिटी है इलास्टिक प्रॉपर्टी और ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। और ये बात याद रखिए, V is directly proportional to the square root of E and density. V is directly proportional to the square root of E and density. ठीक है, अगर आप मीडियम को चेंज करें तो E और डेंसिटी दोनों चेंज होंगे। ये हो नहीं सकता कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में आप मीडियम को चेंज करें और एक पैरामीटर कांस्टेंट हो, बाकी चेंज हो रहा है। नो, E भी चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगा अगर आप मीडियम को चेंज करें। और ये आप नोट करें कि E डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स is greater than E divided by density of a liquid. This will be greater than E divided by density of a gases. तो याद रखिए speed of sounds in solids वो greater होगा liquid के मुकाबले में, और liquid में ज्यादा होगा gases के मुकाबले में, ठीक है। तो speed of sound in solids is more than that of the liquid and gases। अगर एक ट्रेन आ रहा है और उसके साउंड आपको एयर में सुनाई नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं, आप ट्रैक पे कान को रख लेते हैं, आप ट्रैक पे कान को रख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रैक पे कान को रख लेते हैं तो वो सॉलिड है, तो अगर ट्रेन दूर भी हो उसका साउंड आपको एयर में सुनाई नहीं देगा, तो ट्रैक में साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो आयरन इज सॉलिड, और सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होता है वो गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होता है, वो गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखें। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं द स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड। अगर रॉड में आप स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर रहे हैं तो फिर याद रखे E जो है वो यंग मॉडुलस से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, वो यंग मॉडुलस Y से रिप्लेस हो जाता है। तो रॉड में अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करें तो E विल बी रिप्लेस्ड बाय Y एंड Y इज अ यंग मॉडुलस। Y आपके पास यंग मॉडुलस है, ठीक है। रॉड में Y आपके पास यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, और Y आपको पता है F डिवाइड बाय A डिवाइड बाय डेल्टा L डिवाइड बाय L, ये आपके पास यंग मॉडुलस कहलाता है। दिस इज यंग मॉडुलस। तो रॉड में अगर आप स्पीड ऑफ साउंड मेजर करें तो E विल बी रिप्लेस्ड बाय यंग मॉडुलस, ठीक है। और देखिए जो फार्मूला हमने लिखा था इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, बेसिकली स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इनटू डेंसिटी, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस V को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L डिवाइड बाय L, और यहां पर साथ में मैं डेंसिटी भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू FL डिवाइड बाय डेंसिटी A डेल्टा L। ये भी आपके पास रॉड में स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने क्या किया, यंग मॉडुलस को मैंने यहां पर पुट किया और कुछ नहीं किया उस फार्मूले में, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, एक बात याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर that is equal to 332 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, एयर में वो 332 मीटर पर सेकेंड है। कुछ बुक्स में 330 आया है,
कुछ बुक्स में 331, कुछ में 332, कुछ में 333, इवन कुछ बुक्स में 334 और 335 तक भी मैंने देखा है। तो अगर आप एवरेज निकालें 332 मीटर पर सेकंड, 330 से लेकर 335 तक मुख्तलिफ बुक्स में गिवन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0, मैंने इसके साथ नहीं लिखा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड जो है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि ये आपके पास 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपके पास क्या होता है? 332 मीटर पर सेकंड आपके पास होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड आपके पास होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। अच्छा देखिए, मैंने यहां पर आपको ये नहीं कहा कि किस फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, मैंने आपको ये नहीं कहा कि किस वेवलेंथ वाला साउंड, मैंने आपको ये नहीं कहा कि किस इंटेंसिटी, किस एनर्जी, किस एम्पलीट्यूड वाला साउंड वेव। मैंने सिर्फ ये कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास जो है दिस इज 332 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब आपके पास ये है, इसका मतलब आपके पास ये बनता है कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एनर्जी, इंटेंसिटी। ये इन चीजों से इंडिपेंडेंट है। किसी भी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हो, किसी भी वेवलेंथ वाला साउंड हो, किसी भी एम्पलीट्यूड वाला साउंड हो, किसी भी एनर्जी वाला साउंड हो, किसी भी इंटेंसिटी वाला साउंड हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होगा। वो 332 मीटर पर सेकंड आपके पास होगा। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है किस तरह कि लेट्स सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है, जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है, ठीक है, वो 500 हर्ट्ज हो और हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड आपके पास आया 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एक दूसरा सोर्स ले, ठीक है, रिसीवर, अगर हम एक दूसरा सोर्स ले, ठीक है, जिसका वेवलेंथ डबल हो, जिसका एम्पलीट्यूड डबल हो, जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास डबल हो, 10 टाइम्स ज्यादा हो, 10 टाइम्स कम हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपके पास जो है वो 332 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एनर्जी एंड इंटेंसिटी। एक वेव का जो भी इंटेंसिटी हो, एक वेव का जो भी एम्पलीट्यूड हो, एक वेव का जो भी टाइम पीरियड हो, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास होगा वो 332 मीटर पर सेकंड होगा। 332 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जहन में बिठा दें। अच्छा, अब देखिए, न्यूटन आया और उसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में मींस एयर में स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करने के लिए एक आसान फार्मूला थ्योरेटिकली डिराइव करना चाहा। क्यों? क्योंकि गैस का अगर आप इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं, मुश्किल काम है। अगर गैस का आप इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं, वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए न्यूटन ने कोशिश की कि एक थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव किया जाए, थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव किया जाए, ठीक है, जिससे आसानी से हम स्पीड ऑफ साउंड को मुहैया कर सके। ठीक है, तो यहां न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन ने क्या कंसिडर किया? दिस इज यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और न्यूटन ने कोशिश की कि थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक फार्मूला डिराइव किया जाए जिससे स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम किया जाए। ठीक है, ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम में ये आपके पास कंप्रेशन, ये आपके पास रेयरफैक्शन। तो उसने ये कहा कि कंप्रेशन में हीट गेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और रेयरफैक्शन में आपके पास हीट लॉस्ट होगा।
कंप्रेशन में हीट गेन, रेयरफेक्शन में आपके पास हीट लॉस। तो कंप्रेशन से ये हीट फ्लो कर जाएगा रेयरफेक्शन में, तो इस यूनिट वॉल्यूम का टेंपरेचर आपके पास होगा, इट विल बी कांस्टेंट। ये एजम्पशंस लिए थे, ये कंसिडरेशन लिया था न्यूटन ने, ठीक है, थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास बना न्यूटन फार्मूला। न्यूटन कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव is a isothermal process, is a isothermal process। और isothermal process वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो उसने ये कहा कि अगर ये यूनिट वॉल्यूम हो और इसमें साउंड वेव्स बनते हैं, ये कंप्रेशन हो, ये आपके पास रेयरफेक्शन हो, तो कंप्रेशन में हीट गेन बनेगा, इसमें हीट लॉस्ट। तो कंप्रेशन आपके पास जो है हीट फ्लो करेगा फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन, so that the temperature of the unit volume is kept constant. So Newton considered the formation of sound wave is a isothermal process. He used Boyle's law, ठीक है, PV is equal to constant, ठीक है, for isothermal process. For isothermal process, he used Boyle's law, PV is equal to constant for isothermal process, and Newton replace E by P। इलास्टिक मॉडुलस E को उसने प्रेशर P से रिप्लेस किया, दैट इज E इज इक्वल टू P, और P आपके पास जो है इलास्टिसिटी आपके पास जो है डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय V। ये आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपके पास डेल्टा V डिवाइड बाय V, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो उसने इलास्टिक मॉडुलस को प्रेशर P से आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो न्यूटन रिप्लेस इलास्टिक मॉडुलस बाय प्रेशर। तो देखिए आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस आपके पास ये अंडर द रूट ऑफ E डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। और E से E को उसने प्रेशर से रिप्लेस किया, ठीक है, और यहां पर रो mgh पास्कल लॉ प्रेशर को मालूम करने के लिए, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है न्यूटन फार्मूला, ये आपके पास क्या है, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। रो m डेंसिटी ऑफ अ मर्करी, h इज द हाइट इन बैरोमीटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ एयर। तो ये आपके पास न्यूटन थ्योरेटिकल फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ एयर। और जब न्यूटन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें वैल्यूज पुट किए, जब न्यूटन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके वैल्यूज पुट कर लिए, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पीड ऑफ साउंड उसके पास आया 281 मीटर पर सेकेंड। दिस इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपके पास थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है मेजर्ड बाय न्यूटन। और जब इसमें परसेंटेज ऑफ एरर को मालूम किया गया तो 16% एरर ऑब्जर्व्ड, 16% एरर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इन थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू में 16% एरर आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं किया, उसने जो थ्योरेटिकल फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो ये इसमें जरूरी पॉइंट है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज पॉइंट आपके पास ये, न्यूटन कंसीडर डैश फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव्स आइसोथर्मल प्रोसेस, न्यूटन यूज डैश लॉ फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो उसने बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल किया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। न्यूटन रिप्लेस इलास्टिक मॉडुलस बाय डैश ऑफ अ गैस, तो प्रेशर ऑफ अ गैस से उसने रिप्लेस किया, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो न्यूटन ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया स्पीड ऑफ साउंड के वैल्यू के लिए एयर में थ्योरेटिकल फार्मूला डिराइव करने के लिए। अब आपके ज़हन में ये आएगा कि हमारे पास तो फार्मूला था V इज इक्वल टू अंडर रूट E बाय डेंसिटी,
यस, हमारे पास अंडर रूट ई बाय डेंसिटी फार्मूला है, लेकिन गैसेस का इलास्टिसिटी मालूम करना ये मुश्किल काम है। तो उसने इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस को प्रेशर से रिप्लेस किया। ठीक है, कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड अगर आपके पास हो तो उससे आप स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम कर सकते हैं। तो 16% द एरर ऑब्जर्व्ड इन अ थ्योरेटिकल फार्मूला कैलकुलेटेड बाय न्यूटन वाज डैश, तो 16%। ठीक है, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला आपके पास जो है, लेप्लासिस ट्राई टू रिमूव 16% एरर फ्रॉम न्यूटन फार्मूला। ठीक है, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला, लेप्लासिस ट्राई टू रिमूव 16% एरर फ्रॉम न्यूटन फार्मूला। ठीक है, लेप्लासिस कंसिडर formation of sound wave is a adiabatic process, is a adiabatic process। और adiabatic process क्या होता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। देखिए, आपने न्यूटन ने क्या कहा था कि यूनिट वॉल्यूम, उसमें कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है, कंप्रेशन में हीट गेन, रेयरफैक्शन में हीट लॉस्ट होता है। ठीक है, और हीट कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में फ्लो हो जाता है, तो यूनिट वॉल्यूम का आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो फिर जब लेप्लासिस आया, उसने ये कहा, उसने दो एजम्पशंस लिए। दो एजम्पशन उसने क्या लिए? उसने एक तो ये कहा कि साउंड वेव्स बोथ इंस्टेंटेनियसली या एब्रप्टली आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। दूसरा एजम्पशन उसने क्या लिया था कि सिंस एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन। दो एजम्पशंस उसने लिए। ठीक है, और उन दो एजम्पशन के बेस ने उसको कहा कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो वो प्रोसेस जिसमें नेट हीट एक्सचेंज नहीं होता उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव जो है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, नॉट आइसोथर्मल। ठीक है, ही यूज बॉयल्स लॉ, PV की पावर gamma is equal to constant, PV की पावर gamma is equal to constant, where gamma is equal to Cp divided by Cv। ठीक है, the ratio of specific heat constant at constant pressure to the specific heat constant at constant volume, इसको हम gamma कहते हैं। ठीक है, तो PV gamma is equal to constant। Laplace's replace E by gamma P। ठीक है, Laplace's replace E by gamma P। ठीक है, दैट इज उसने E को gamma P से रिप्लेस किया। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं CP डिवाइडेड बाई CV इनटू डेंसिटी। तो इलास्टिक मॉडुलस को gamma P से उसने रिप्लेस किया। ठीक है, और याद रखिए न्यूटन ने E को P से सिर्फ रिप्लेस किया था, यहां पर gamma P आपके पास आ गया। और लेप्लासिस फार्मूला आया, थियोरेटिकल फार्मूला। लेप्लासिस फार्मूला V इज इक्वल टू gamma P डिवाइड बाय डेंसिटी, या इसको मैं लिख सकता हूं CP डिवाइड बाय CV इनटू डेंसिटी। ये आपके पास लेप्लासिस थियोरेटिकल फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। V is equal to under the root of gamma P divided by density। तो CP ये P divided by CV into density under the root। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पुटिंग वैल्यू, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यूज को पुट किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया 331 मीटर पर सेकेंड, which agree with the experimental वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ एग्री हो रहा है, 331 मीटर पर सेकंड। तो लेप्लासिस रिमूव 16% एरर फ्रॉम द न्यूटन फार्मूला। ठीक है, और आज तक हम ये कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेप्लासिस रिमूव 16% एरर,
Laplace is considered Dish process for the formation of sound waves. ठीक है, Laplace is used Dish law for the Laplace is for the removal of 16% error from Newton फार्मूला. तो ये सारे इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास है और वो आपके पास Laplace's फार्मूला है. और अगर आप लोग देखें तो V Laplace's आपके पास जो है this is equal to under root gamma times of V Newton. ठीक है, the ratio of speed of sound measured by Laplace's to the speed of sound measured by Newton, this is equal to under the root of gamma, या this is equal to under the root of Cp divided by Cv. ये भी आपके पास एक MCQ पॉइंट है. ठीक है, तो ये आपके पास Laplace's करेक्शन फार्मूला में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बने. और आज तक हम गैसेस के लिए Laplace's फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. अच्छा, अब यहां पर हम इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं. इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड. इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, नंबर फर्स्ट आपके पास जो है दिस इज प्रेशर इफेक्ट. ये आपके पास क्या है? प्रेशर इफेक्ट. याद रखे, प्रेशर और डेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं गैसेस का. अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो डेंसिटी कम होता है. ठीक है, तो प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि प्रेशर और डेंसिटी का रेशो आपके पास जो है ये कांस्टेंट होता है. तो यहां से मैं लिख सकता हूं V is equal to under the root of gamma P divided by density. V is equal to under the root of gamma P divided by density. This will be equal to constant. तो मैं लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है this is independent of pressure. This is independent of pressure. ठीक है, आप अगर प्रेशर को डबल कह रहे हैं या प्रेशर को आप 10 टाइम इंक्रीज कह रहे हैं या प्रेशर को आप 10 टाइम डिक्रीज कह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जब तक टेम्परेचर में आपके पास चेंज ना हो. टेम्परेचर इफेक्ट आपके पास जो है आगे आ जाएगा. सेकंड आपके पास जो है डेंसिटी इफेक्ट. डेंसिटी इफेक्ट याद रखिए, V is inversely proportional to the square root of a density. जिस गैस का डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा. अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किस गैस का डेंसिटी कम है? हाइड्रोजन का डेंसिटी कम है, तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होगा वो ज्यादा होगा. हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, इनर्शिया कम है, तो साउंड तेजी से उसमें से ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो डेंसिटी इफेक्ट. थर्ड आपके पास जो है मॉइस्चर इफेक्ट. मॉइस्चर इफेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर. स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर. नमी, अगर एयर में नमी की मिकदार बढ़ जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है वो बढ़ता है, और एयर में अगर नमी की मिकदार कम हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है वो कम होता है. ठीक है, फोर्थ नंबर आपके पास जो है टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर इफेक्ट, V आपके पास जो है gamma RT divided by M under the root. This is the formula for the speed of sound in terms of temperature and molecular mass. तो V आपके पास है this is directly proportional to the square root of a temperature. ठीक है, और मैं लिख सकता हूं V1 divided by V2 is equal to under the root of T1 divided by T2. ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां पर हम लेते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम में, और V आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास. तो V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1. स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कम होगा, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड कम होगा. तो V is inversely proportional to the square root of a molecular mass. अगर मैं लिख लो the ratio of speed of sound in hydrogen to the speed of sound in a oxygen, this is equal to under the root of mass of oxygen to the mass of a hydrogen. ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं
ऑक्सीजन का जो मास है आपके पास दिस इज 32 और हाइड्रोजन आपके पास है दिस इज 2, ये आपके पास √16, ये आपके पास 4 या ये आपके पास 4:1 बन जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये है कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन शर्त आपके पास ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट हो तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ टेम्परेचर। अगर आप एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर को डबल कर जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास √2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को हाफ करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन स्केल में तो स्पीड ऑफ साउंड √2 टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड V is inversely proportional to the square root of a molecular mass। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होगा that will be equal to 4 times of speed of sound in a oxygen। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब देखिए, अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन और स्पीड ऑफ साउंड आपने मालूम करना है किसी टेम्परेचर पे तो आसानी से आप यहां से मालूम कर सकते हैं। रफली आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड। रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये आप अपने साथ नोट करें। दूसरी बात यह है कि देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आपके पास होते हैं 273 केल्विन, 273 केल्विन, और हमें पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं लिख लो वो कौन सा टेम्परेचर आपके पास होगा जिस पे V आपके पास 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हो, 664 मीटर पर सेकंड अगर हो, तो फिर टेम्परेचर आपके पास क्या होगा? तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है 273 केल्विन, 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 332 मीटर पर सेकंड है। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो कौन सा टेम्परेचर आपके पास होगा जिस पे स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल हो मीन 664 मीटर पर सेकंड हो। तो देखिए अगर टेम्परेचर को, लेकिन केल्विन स्केल में मैं बार बार बता रहा हूं, केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर 4 टाइम बन जाए तो √4 किस चीज के बराबर है 2। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर 4 टाइम बन जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास √2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है इस पे। तो देखिए आपके पास है 273, इसके साथ आप 4 मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1092 केल्विन आपके पास आ जाए, 1092 केल्विन आपके पास टेम्परेचर। तो 1092 और अगर इसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल में 819 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो याद रखें अगर सेंटीग्रेड में 819 डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन में 1092 केल्विन टेम्परेचर हो तो फिर स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के डबल आपके पास बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 3 टाइम्स बन जाए, तो मैं कौन सा नंबर लूं कि जिसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आ जाए, तो 9। तो अगर एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर 9 टाइम्स तो आप 273 के साथ 9 मल्टीप्लाई करें तो केल्विन में जो टेम्परेचर आ जाएगा उस पे स्पीड ऑफ साउंड 0 का 3 टाइम्स बन जाएगा। और फिर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसमें एक और इक्वेशन भी है, VTC इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 मीटर पर सेकंड इंटू TC। ठीक है, ये इक्वेशन ये थ्योरेटिकल इक्वेशन है और ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज 0.61
meter per second, speed of sound will increase. Speed of sound will increase. Per 1 degree centigrade rise 0.61 meter per second, speed of sound will increase. ये इक्वेशन सिर्फ आपको इतना बताता है, बाकी मेन इक्वेशन आपके पास ये है, ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल इक्वेशन, और ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर राइज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज आएगा. ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस, बीट्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.